हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्त व्यवस्था का 4th लेक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में क्या पढ़ेंगे? आशय पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य, समितियाँ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? उपकरण एवं साख नियंत्रण। उपकरण एवं साख नियंत्रण, इसके अंतर्गत एक आएगा मात्रात्मक और एक गुणात्मक आएगा। ठीक है, तो मात्रात्मक के अंदर क्या आएगा? BR अर्थात बैंक दर, परिवर्तित कोष अनुपात पढ़ेंगे, फिर तरल समायोजन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? खुले बाजार की क्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो गुणात्मक है इसमें अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो इसमें अंतर्गत पढ़ेंगे नैतिक दबाव, मार्जिन निर्धारण और शाख नियंत्रण या फिर शाख राशनिंग पढ़ेंगे। और जो तरल समायोजन है इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे RR या RRR। तो इसका भी फुल नेम आपको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो परिवर्तन कोष के अंतर्गत भी 2 आते हैं, CRR आता है और SLR आता है। ठीक है, तो पहले पढ़ते अपन इसका आशय पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति का आशय। तो मौद्रिक नीति से आशय अर्थव्यवस्था में या फिर बाजार में एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा के चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या है? मौद्रिक नीति से आशय है कि अर्थव्यवस्था या फिर बाजार में एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा के चलन या फिर विस्तार में या उसके संकुचन की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता? मौद्रिक नीति कहलाता। अर्थात कि बाजार में मुद्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना या उसमें कमी करना ही क्या कहलाता? मौद्रिक नीति कहलाता। क्या है कि बाजार में मुद्रा के प्रचलन को क्या है? मुद्रा के जो प्रचलन या फिर उसका विस्तार हो रहा है उसको बढ़ावा देना या फिर उसमें कमी लाना क्या कहलाता है? ये मौद्रिक नीति कहलाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते अपन। दूसरा पॉइंट है मौद्रिक नीति के उद्देश्य पढ़ते हैं। अब क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य में क्या कहा गया कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति या फिर महंगाई पर क्या करना? उसको नियंत्रण लाना है। क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति या फिर महंगाई पर नियंत्रण लाती है। इसके द्वारा मंदी को दूर किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? मंदी को दूर किया जाता। और क्या किया जाता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और क्या है? चौथा पॉइंट है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करना। क्या है? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति समितियां पढ़ते हैं। क्या है? मौद्रिक नीति समितियां। तो मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था 27 जून 2016 को किया गया था। मौद्रिक नीति का गठन कब किया गया था? मौद्रिक नीति समिति का गठन तो 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आगे समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो RBI का गवर्नर होता है। क्या है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर होता है। इसमें कितने? मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य RBI के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और तो 3 सदस्य वो भारत सरकार के द्वारा। तो RBI के द्वारा भी कौन? तो है एक गवर्नर होता है और 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI के द्वारा जो 3 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उसमें से एक गवर्नर होता है और 2 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। और सदस्य कौन होते हैं? भारत सरकार के द्वारा 3 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, वो किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या है? इसे किस लिए बनाया गया है? ठीक है, तो उसका उद्देश्य आगे पढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। तो क्या है? प्रत्येक 2 माह में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या फिर मंदी का आकलन करना होता है। क्या है? मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक 2 माह में क्या है? प्रत्येक 2 माह में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या फिर मंदी का आकलन करना होता है। इसके आधार पर मौद्रिक नीति निर्धारण की जाती है। क्या है? ये जो समिति है इसके द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी या फिर उसका आकलन करना होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ही क्या निर्धारित किया जाएगा? मौद्रिक नीति निर्धारित की जाएगी। तब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण या फिर साख नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत है, इसके 2 पॉइंट है, एक मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। तो पहले पढ़ते हैं अपन मात्रात्मक। तो मात्रात्मक में क्या क्या है? BR अर्थात बैंक दर या बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट में क्या कहा गया? बैंक दर वह ब्याज दर है। क्या है? बैंक दर वह ब्याज दर है जो RBI के द्वारा वसूली जाती है। बैंक दर किसे कहा था? तो वो क्या है कि जो RBI के द्वारा उसे वसूला जाता है उसे कहा जाता है बैंक दर। तो इसके द्वारा बैंक, इसके तहत RBI प्रथम श्रेणी के जो वाणिज्य पत्रक है उन्हें क्या करती? पुनर्कटौती करती है। उसमें क्या है कि इसके तहत RBI प्रथम श्रेणी के जो वाणिज्यिक पत्र है ना उस पर क्या करती है? पुनर्कटौती करती है। वर्तमान में बैंक दर कितनी है? वर्तमान में बैंक दर कितनी है? तो वर्तमान में बैंक दर है 6.75 अर्थात 6.75%। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं प्रतिशत में, 75 पूरा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 75। ठीक है, 6.75 हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बैंक दर जब बढ़ती है और घटती है तो क्या होता है? तो बैंक दर जब बढ़ेगी तब क्या होगा? बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी। जब बैंक दर बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी। और जब बैंक दर घटेगी तो क्या होगी? साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी। और क्या है? बाजार में तरलता में कमी आएगी। जब बैंक दर बढ़ेगी उस समय बाजार में तरलता में कमी आ जाएगी, अर्थात ये लोग क्या करेंगे? कम उधार लेंगे। ठीक है, और जब बैंक दर घटेगी तो क्या करेंगे? तरलता में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात मंदी में कमी हो जाएगी। ठीक है, और क्या आएगा अगला पॉइंट? बैंक दर जब बढ़ेगी तब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाएगा। ठीक है,
क्या है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लग जाएगा। जब बैंक दर बढ़ जाएगी तब क्या होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्रथम श्रेणी के जो वाणिज्यिक पत्र है उससे क्या तात्पर्य है। क्या है, प्रथम श्रेणी के जो वाणिज्यिक पत्रक है उससे क्या तात्पर्य है, उन वाणिज्य पत्र से जिस पर बैंक दर द्वारा गारंटी दी जाएगी। क्या है, जिस पर किसी बैंक द्वारा गारंटी दी जाएगी, यह दीर्घ अवधि के लिए ब्याज दर है। क्या है, यह दीर्घ अवधि के लिए ब्याज दर है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया, कौन सा, बैंक दर। अब बैंक दर का ही दूसरा पॉइंट कौन सा है, परिवर्तनीय कोष अनुपात। परिवर्तनीय कोष अनुपात, तो इसका पढ़ते हैं CRR। इसका मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात। क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, SLR। इसका अर्थ, इसका हिंदी का नाम है वैधानिक तरल अनुपात। वैधानिक तरल अनुपात। तो पहला पढ़ते हैं कौन सा, नगद आरक्षित अनुपात पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, RBI द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर निर्देशित किया जाता है। क्या है, इसके द्वारा कहा गया कि RBI के द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर RBI के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपनी जो समग्र मांग है वो जमाओं की एक निर्धारित राशि RBI के पास नगद रूप से जमा रखें। क्या कहा, RBI के द्वारा इन छोटे छोटे बैंक है जो वाणिज्य बैंक है उनको समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी उनकी समग्र मांग है, उनके पास जितना भी पैसा है या फिर कुछ भी वस्तुएं हैं, वो क्या करेगी, एक समग्र मांग में जमाओं को एक निर्धारित राशि किसके पास, RBI के पास नगद रूप से जमा रखे। ऐसा कहा गया इसमें। ठीक है, आगे उसका वर्णन पढ़ते हैं। जिस दर पर बैंक यह राशि RBI के पास रिजर्व के रूप में रखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, CRR कहा जाता है। क्या है, RBI क्या कहती है कि वो RBI समय समय पर जो वाणिज्य बैंक उनको क्या निर्देश देगी कि जो भी तुम्हारे पास समग्र मांग है उनका जमा आधे जो है जमा कहाँ पर, RBI में करे। तो जिस दर पर वो बैंक कहाँ पर RBI के पास रिजर्व के रूप में रखेगी उसे ही क्या कहा जाता है, CRR कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बैंक के जोखिम को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा, CRR के द्वारा क्या कहा, बैंक के जो जोखिम है उसको कम किया जाता है। वर्तमान में CRR कितना है, मतलब अर्थात नगद आरक्षित अनुपात कितना है, तो 4.5% है। कितना है, 4.5% है। अगला पढ़ते हैं अपन SLR। इसका अर्थ, इसका हिंदी में नाम होता है वैधानिक तरल अनुपात। क्या है, वैधानिक तरल अनुपात। तो इसमें क्या कहा गया, बैंक के निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्य बैंकों को अपनी समग्र जमाव का एक निर्धारित प्रतिशत भाग सदैव अपने पास रखना होता है। क्या कहा गया, जब CRR था ना, वो क्या कर रहा था कि RBI के पास कुछ जमा करो, अपनी समग्र मांग का कुछ हिस्सा जमा करो। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अपने पास रखो। क्या है कि अपनी समग्र जमाव का एक निर्धारित प्रतिशत भाग सदैव अपने पास रखना चाहिए। ऐसा कहा गया इसमें। ये क्या है, तरल रूप में रखना चाहिए। क्या अपने पास रखना चाहिए, वो कैसे, तरल रूप में, जैसे कि मुद्रा हो गई, गोल्ड हो गया, प्रतिभूतियां हो गई। ठीक है, और वर्तमान में SLR का कितना प्रतिशत, तो 18%। वर्तमान में SLR अर्थात वैधानिक तरल अनुपात कितना है, तो 18% है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते अपन, तरल समायोजन। तो तरल समायोजन में क्या है, इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे RR अर्थात रेपो रेटर, और दूसरा कौन सा है, RR अर्थात रिवर्स रेपो रेटर। तो ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।